पर जो बुजुर्ग बैठे हैं उनके श्री चरणों में नमन करते हुए, जो नौजवान साथी यहाँ पर उपस्थित हैं उनको नमस्कार करते हुए और मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है उसको वंदन करते हुए, उनके श्री चरणों में वंदन करते हुए, जो छोटे मुझसे बड़े हैं उनको आशीर्वाद देते हुए मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मंच की मर्यादा का ध्यान में रखते हुए मैं चंद नाम यहाँ पर जो एक शख्सियत बैठी है उनका लेना चाहता हूँ। हमारे बड़े भाई और राजस्थान में अपने काम से सभी छोड़ने वाले और हम पे हमेशा समय सने रखने वाले हेम सिंह जी बढ़ाना का यहाँ स्वागत करते हैं। हमारे छोटे भाई रामस्वरूप जी कसाना का भी स्वागत है, हीरालाल जी का भी स्वागत है, मूलचंद जी का भी स्वागत है, बागड़ी जी का भी स्वागत है और अन्य जो भी प्रधान पंच पटेल बैठे हैं उन सबका स्वागत करते हुए पूरे सम्मानीय मंच को नमन करते हुए एक बार पुनः सभी बुजुर्गों को नमन लेते हुए आप लोगों से कुछ चंद बातें एक दो बातें करने के लिए आए हैं। वैसे तो इतने बड़े नेता मंच पर मौजूद हों, जब मेरा जैसा छोटा सा आदमी बोले तो इस बात की अगर इजाजत नहीं देता है, फिर भी इतनी दूर से आए और रिश्तेदारी का मामला है तो आपके दर्शन करने का मौका मिल गया, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। लेकिन मैं मंच पर बैठा बैठा देख रहा था यहाँ 2-3-4 प्रकार के लोग बैठे हैं, इसलिए सबकी भावनाओं को और सबकी इच्छाओं का कदर करना किसी के भी बस की बात नहीं है। ना तो यहाँ जो रागनी गाने वाले हैं उनके बस की बात है, ना या जो नेता बैठे हैं उनके बस की बात है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग तो भजन सुनने आए हैं, रागनी सुनने आए, एक टाइप के लोग तो ऐसे हैं, दूसरे लोग ये हैं जो रामचंद्र जी को श्रद्धांजलि देने आए और तीसरे टाइप के लोग हैं जो सौमणि में जीवने आए। तो 3-3, 4-4 प्रकार के लोगों को सबकी इच्छा पूरी करना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन सच में जो भैरव जी के सौमणि में आया है और जो भैरव जी का पूरा भगत है, तो मैं एक बार खेतड़ी स्टाइल में भैरव जी का नारा लगाऊंगा, जयकारा लगाऊंगा, एक बार आप सब लोग भैरव जी का जयकारा लगाएंगे। लेकिन जो भैरव जी के पूरे भगत हैं वो दोनों हाथ उठा के नारा लगाएंगे और भैरव जी के आधे भगत हैं वो एक हाथ उठा के नारा लगाएंगे। और भैरव जी की जो परवाह नहीं करते, सिर्फ जीवने आए हैं, वो अपने हाथ जेब में ही रखना सबसे मेरा आग्रह है। बोले भैरव जी महाराज की, हेम सिंह जी बोले भैरव जी महाराज की। सारे भगत बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। ऐसा रंगारंग कार्यक्रम है। मैं सबसे पहले तो उस दिवंगत आत्मा को जिसकी पुण्यतिथि है उसको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। एक रिश्तेदार के नाते नहीं, एक समाज के नाते नहीं, उनका छोटा होने के नाते नहीं, मैं एक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ कि वो एक समाज सेवी थे, यहाँ से सरपंच रहे, जिला पार्षद रहे, उन्होंने अपने जीवन में जो भी कार्य किया जनता के लिए किया। अगर मैं मेरा रिश्तेदार है ज्यादा बड़ाई करूंगा तो शायद हो सकता है मंच की गरिमा को ठेस पहुंचेगी। मैं पुनः एक बार इस पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए उसके परिवार को धन्यवाद देता हूँ कि आपने उसकी याद में इतने लोगों को यहाँ पर उपस्थित किया, एक दूसरे के दर्शन करने के मौका मिला और हम भी जो नेता लोग बैठे हैं उनको भी दर्शन करने का मौका मिला, जनता को भी दर्शन करने का मौका मिला। मैं तो आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जिस मंच पर जब मुखातिब होता हूँ, जब भी कोटपुतली, नीमका थाना, खेतड़ी, छोटी मोटी जगह मुझे जाने को मिलता है, तो हर प्रोग्राम में, हर कार्यक्रम में मैं तो नौजवानों का आह्वान करना चाहता हूँ। नौजवान साथियों, आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ कि नौजवान ऐसे बनो, आप लोग ऐसे नौजवान बनो कि आपके गांव को आपके गर्व हो, आपके घर को आपके गर्व हो, आपके देश को आपके गर्व हो, आपकी ढाणी को आपके गर्व हो। इसलिए ऐसे नौजवान बनो। मैं कहता हूँ उसी नौजवान की समाज में इज्जत होती है। कोई ये समझे कि मैं बहुत पैसे कमा लूंगा तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, कोई ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी बन जाऊंगा तो लोग मुझे सलाम करेंगे, कोई ये समझता हो कि बहुत बड़ा नेता बन जाऊंगा तो लोग मुझे सलाम करेंगे। इस समाज में, इस भारतवर्ष में, इस सनातन भारतवर्ष में, इस हिंदू संस्कृति में मैं कहता हूँ इस समाज की कोई गारंटी नहीं है। अगर इज्जत की गारंटी है तो उसी नौजवान की इज्जत होती है जो अपने माँ बाप की सेवा करता है, बड़े बूढ़ों का सम्मान करता है और बहन बेटी को इज्जत की नजर से देखता है, उस नौजवान का सम्मान होता है। तो ये समझे कि बहुत महंगी मोटरसाइकिल खरीदूंगा या अच्छे कपड़े पहनूंगा तो मेरा सम्मान होगा। मैं कहता हूँ सम्मान की गारंटी अगर समाज में है तो संस्कारों से है। मैं कहता हूँ नौजवानों, जिस दिन ये संस्कार जब तक नौजवान भूल जाता है, संस्कार विहीन जो नौजवान हो जाता है, ना उसके गांव में कदर है, ना उसके घर में है। आप शिक्षित बनो, आप धनवान बनो, खूब पैसे कमाओ, लेकिन अपने संस्कार और अपने परिवार के संस्कारों को नहीं छोड़ता है, उस नौजवान की इज्जत होती है। इसलिए युवा साथियों, ये देश किसी के भाषण से नहीं सुधरने वाला है। मैं कहना चाहता हूँ ये देश किसी के भाषण से नहीं सुधरेगा। इस देश को अगर कोई सुधारेगा तो इस देश का नौजवान सुधारेगा। इतिहास गवाह है, जब ये देश गुलाम था, जब लोग कहते थे कि इस देश की आजादी नामुमकिन है, लेकिन कुछ सरप्रेम नौजवान अपने सर पे कफन बांध के निकले, उन्होंने कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो या हमसे युद्ध करो। ऐसे
ऐसे नौजवान इस देश में जब तक पैदा नहीं होंगे देश का भला नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में नौजवान थे सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह आजाद, राजगुरु सुखदेव प्रसाद, हेमू रानी, वीर सावरकर, इशफाकुल्लाह खान और बलवंत फर्रुख जैसे मादरे हिंद के लाडले थे जिन्होंने अंग्रेजों को ललकार के कह दिया था जितनी बंदूक पे गोलियां आपकी हमारा सीना छन्नी कर दो, जितनी बारूद आपके तोपखानों में हमारे सीने में दे दो, लेकिन गुलाम भारत में एक पल भी सांस नहीं लेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है ऐसे नौजवान इस देश में पैदा होने चाहिए, इस गांव और ढाणी में पैदा होना चाहिए। बुजुर्गों, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से इन लोग परिवार ने जो कार्यक्रम किया है, मेरे पास भी ये लोग गए थे, मैंने समझा रिश्तेदारी का मामला है, कोई मृत्यु भोज का मामला होगा, लेकिन मैंने कहा जरूर आएंगे, निश्चित रूप से सरदारों के दर्शन होंगे। आप लोगों से कहना चाहता हूँ, नेता बहुत अच्छे बैठे हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया वक्ता भी यहाँ पर बैठे हैं और मंच पर पहले ही शर्त तय कर दी थी बाबूलाल जी बागड़ी ने, कोई ज्यादा समय नहीं लेगा और मंच पर ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। कई बार मंच पर ज्यादा बोलने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। एक बार ऐसे ही नेताजी को बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा भाषण देने की आदत थी, वो अपना भाषण चाहे कोई सुने चाहे कोई ना सुने लंबा चौड़ा भाषण दे देते थे। एक बार मंच में 15 मिनट का भाषण दे दिया, एक नौजवान को समझ में नहीं आई, वो थोड़ा गुस्से में मंच में इधर उधर घूमने लग गया। फिर भी आधे घंटे का भाषण दे दिया, फिर भी नहीं रुका, उस नौजवान ने अपनी भांच डाली और फिर भी बंदा नहीं रुका, पौन घंटे का भाषण दे दिया। उस नौजवान की आंख लाल हो गई, उस नेता के बराबर में आके खड़ा हो गया। तो नेता बड़ा चालाक होता है, उसने सोचा कोई ना कोई गड़बड़ है, उसने कहा भैया तेरे को मेरे से कोई दिक्कत है क्या? बोले नहीं, तू तेरा काम कर, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ जिसने तेरे को बुलाया है, इसलिए मेरे को बुलाने वालों को कोई ढूंढने ना लग जाए, उससे पहले मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक बार पुनः आप लोगों ने प्रेम दिया, प्यार दिया, सब लोगों ने धन्यवाद दिया और आपको जो रागनी सुननी है उसका मजा लीजिए और जिसको प्रसादी लेनी है वो प्रसादी लीजिए। मंच का समय लिया है ज्यादा, वक्ताओं में बहुत ज्यादा यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राम राम।